बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेल एस्पायरेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 13 है पाकिस्तान अफेयर्स का। वो वाले एस्पायरेंट्स जो मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये उनका लेक्चर है बेसिकली, बट आई वांट शेयर इट विद ऑल ऑफ़ यू पीपल, क्योंकि इस तरह जो है वो आप सब लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे और मेरी जो अप्रोच है, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कल जो है वो हमने अपनी 2 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड किया था, जिसमें हमने 2021 और 2022 के पेपर को एनालाइज़ किया था, और आज जो है आज हम 2023 के पेपर को एनालाइज़ करेंगे। 2023 का पेपर जो है वो बेसिकली मेरे पास हार्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस लिख लिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आउटलाइन बना ली है, ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो एम्बिग्विटी ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर एनालिसिस। देखिए, 2023 का जो पेपर था ना, वो ना ही हम उसको टफ़ पेपर कह सकते हैं और ना ही हम उसको इजी पेपर कह सकते हैं। 2023 के पेपर में एग्ज़ामिनर जो है उसने टोटली, हम जिसे कहते हैं कि उसने जो है वो क्रिटिकल फेस पे उसने फोकस किया था। ठीक है, उसने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि ना सिर्फ ना रटा हैं और ना ही आप उन स्टेटमेंट्स को जो है वो टॉपिक वाइज लिख सकते हो। आपने उस स्टेटमेंट में अपना एनालिसिस करके लिखना है, और इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं वो टफ़ पेपर नहीं था। मैंने सारा पेपर एनालाइज़ किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था वो पेपर, क्योंकि वो पेपर वाहिद पेपर था जिसमें ये सेपरेट हो जाना था कि किसने रटा लगाया और किसने जो है वो इस पेपर को क्रिटिकली जो है उसे प्रिपेयर्ड किया। तो अगर हम इसका फ़र्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द कैरिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द लीडर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने 5 जो प्री पार्टीशन है उधर से उन्होंने क्वेश्चन उठा के दे दिया। अब मे बी सम हाउ कुछ एस्पायरेंट्स जो हैं वो प्री पार्टीशन को इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमने जो है वो प्री पार्टीशन नहीं करनी, बट प्री पार्टीशन में से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि हमने लास्ट ईयर में एनालिसिस किया था कि उन्होंने द एफर्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम्स के बारे में पूछा था, जिसमें हमने सर सैयद अहमद ख़ान की, इलामा मोहम्मद इकबाल की, और जितनी भी उन्होंने तंजीमें स्टार्ट की, जिसमें जमीयत उलमा तंजीम है, इसके बाद शरिया तंजीम है, और वो सारी चीज़ें हमने जो है वो लास्ट एनालिसिस में पढ़ी थी। अगर आपने मेरे जो है वो लास्ट एनालिसिस की वीडियोस नहीं देखी, जो कि 2 पार्ट्स में हैं, तो आप लोग अभी जाके क्लिक करके देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अगर हम आज के पेपर की बात करें, दैन ये जो एनालिसिस हमने करना है, ये हमने सारे का सारा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप के ऊपर करना है। ठीक है, कि उन्होंने 1937 यानी कि 1937 से लेके 1947 तक उन्होंने कैसी लीडरशिप की। आप लोगों को पता है कि इसमें अगर आप लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोट्स ऐड करते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। अगर आप लोग इसमें कोट ऐड करते हो, तो आउटलाइन में हम देखें, फर्स्टली तो हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में हमने जो है वो पोस्ट ये 1937 से 1947 के इरा के अंदर जितनी भी उन्होंने जो है वो काम किया मुस्लिम लीग के लिए या ऑल इंडिया कांग्रेस के लिए, वो आपने इसके अंदर जो है वो ऐड करना है। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन जो है वो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है, सो दैट एग्ज़ामिनर को ये आइडिया हो जाए कि इस बच्चे की जो बैकबोन है, जो इसकी मटेरियल को लेके स्ट्रेंथ है, वो इसकी मौजूद है। उसके बाद हम एक हेडलाइन देंगे, कायद-ए-आज़म एम्बेसडर एंड स्पोक्स पर्सन। अब कायद-ए-आज़म आपको पता है, फर्स्टली तो मुस्लिम हिंदू यूनिटी के एम्बेसडर भी रहे हैं, लेकिन लेटली उनको इस बात का आइडिया हो गया था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो आपस में नहीं रह सकते। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो फिर बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन की, और फिर मुस्लिम लीग में मुसलमानों के लिहाज से जो है वो काम किया। तो आपने इस चीज़ को जो है वो एलेबोरेट करना है। उसके बाद पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपने कायद-ए-आज़म की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली बात करनी है। कायद-ए-आज़म की जो उनमें इंटेग्रिटी थी, जो लॉयल्टी थी, जो डेडिकेशन थी। एक उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा भी मशहूर है, इंसिडेंट भी, कि वो एक जो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत जल्दी पहुँच गए थे और बाकी सबको भी डांट पड़ी थी, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मैंने जो है वो
अगर हम यहीं पे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो हम अपनी नेशन को क्या पैगाम दे सकते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर इंसिडेंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा अ कैरिस्मेटिक लीडरशिप रिव्यू ऑफ डिकेट्स एट अ ग्लांस। अब डिफरेंट जो डिकेट्स हैं उसको हमने ग्लांस वाइज देखना है। अच्छा एस्पायरेंट्स, ये जो फ़ाइल है ये मैंने एक फ़ाइल बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से ये फ़ाइल ले सकते हो और लास्ट 2 ईयर्स के एनालिसिस हैं उनकी फ़ाइल्स भी ले सकते हो, तो इट विल बी डेफिनेटली गुड फॉर यू। हमने इसमें डिफरेंट चीज़ें देखी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सपोर्टर ऑफ़ टू नेशन थेरी के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो टू नेशन थेरी के सपोर्टर भी रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस राज जब आया था और कायद-ए-आज़म ने कौन कौन सी रिपोर्ट्स पेश की थी। उसके बाद जी लाहौर रेजोल्यूशन जो 1940 में हुई थी तो कायद-ए-आज़म का क्या रिएक्शन था। जिन्ना गांधी टॉक्स जो हुई थी कायद-ए-आज़म ने उसमें किस तरह मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में हुआ था, उसमें शेर बंगाल की जब बात आई थी तो कायद-ए-आज़म ने उसको क्यों एक्सेप्ट किया। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग लिखोगे। उसके बाद आया है जी शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो कायद-ए-आज़म का क्या रोल था। अब आपने यहाँ पे जो है वो रोल ऑफ कायद बताना है हर लिहाज से, और वो जो रोल ऑफ कायद है वो आपने विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम्स जो है वो बयान करना है। उसके बाद 1946 के जो इलेक्शंस थे मुस्लिम लीग की जो सक्सेस हुई उसमें कायद-ए-आज़म का क्या रोल था। कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके अकॉर्डिंगली जब कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स और जिन्ना जो है वो इसमें ऐड किए थे तो उसमें कायद-ए-आज़म ने क्या डिस्क्राइब किया था। पोस्ट पार्टीशन जब हुई तो कायद का क्या रोल था, कायद ने किस तरह से एक न्यू बॉर्न स्टेट को निकालने की कोशिश की। इसमें आपने जितना हो सकता है आप लोग कोट्स को ऐड करो, ठीक है, कोट्स को ऐड करो। कोई अगर आपने कोई बुक पढ़ी है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, वाई नेशंस फेल, ठीक है, या फिर कोई भी आप अच्छी सी बुक पढ़े हो उसमें से कोट्स को एक्सट्रैक्ट करके आप प्री पार्टीशन के अकॉर्डिंगली जो है उस कोट्स को ऐड कर सकते हो। एंड फाइनली आप इसमें कंक्लूड करो, क्योंकि इसमें क्रिटिकल एनालिसिस आप लोग नहीं लिख सकते, ये एक स्टैटिक चीज़ है और स्टैटिक चीज़ में कायद-ए-आज़म की जो कोशिशें हैं उनमें हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं लिख सकते, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है वो हम कंक्लूजन पे आएंगे, या फिर आप ये भी एक करंट सिनेरियो भी लिख सकते हो। आप लोग कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हो कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं अगर हम कायद-ए-आज़म के अकॉर्डिंगली चलें तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता, ठीक है। तो इट विल बी आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद जी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है हैविंग द लार्जेस्ट irrigation system land of subcontinent served as the main food supply for British people not up to a century। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम है, लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है और जो लैंड ऑफ सब कॉन्टिनेंट है वो 1 सेंचुरी तक ब्रिटिश पीपल को फूड सप्लाई करती रही, ब्रिटिश पीपल जो है उससे फ़ायदा उठाते रहे। बट व्हाट अबाउट नाउ, अब पाकिस्तान जो है वो फूड व्हाट अबाउट नाउ पाकिस्तान अब फूड क्यों इंपोर्ट कर रहा है, ऐसी क्या वजह बनी है कि पाकिस्तान फूड इंपोर्ट कर रहा है, वो हमें क्रिटिकली बताओ। तो आपने फर्स्टली जो है वो इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप ये बताओगे कि पोस्ट पार्टीशन और पाकिस्तान को कौन कौन से डायलेमास का सामना करना पड़ा, जिसमें एक बेसिक चीज़ जो है वो आ जाती है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के हक़ में नहीं हुई थी, वो इंडिया के हक़ में हुई थी और इसमें जो है पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई थी इंडस वाटर ट्रीटी में। बेशक वहाँ से जो है पाकिस्तान को दुनिया को दिखाने के लिए ये साबित किया गया कि जी पाकिस्तान को बड़ा कुछ फराहम किया जाएगा, बट वहाँ से ही पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीकर हो गया। तो आप ये चीज़ जो है इसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद डिफरेंट हाइपोक्रेसी के जो साजिशें हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी इसकी एग्जांपल है। बर्डन ऑफ डेट्स, पाकिस्तान के पास इतना जो है वो है ही नहीं, इतनी अमाउंट है ही नहीं कि पाकिस्तान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला के अपने इरीगेशन सिस्टम को जो है वो एक्सपैंड कर सके। पाकिस्तान ने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ECO, SCO, OIC, ठीक है, इसमें इसीलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि ये जो है अल्टीमेटली हमारे हर सेक्टर के ऊपर जो है वो फोकस करें। बट वही हुआ कि जो उन्होंने भी जो है वो एक फॉर ग्रांटेड ही इस चीज़ को लिया है और कोई ख़ास जो है वो हमें इसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। उसके बाद हम मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे। डेफिनेटली मिलिट्री इन्फ्लुएंसमेंट हो तो आपका इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन ऑटोमेटिकली आ जाता है। रोल ऑफ IT, वही बात आ गई कि IT के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। लैक ऑफ डैम्स नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सिस्टम
स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो कोल्स हैं, मिनरल्स हैं, आपको पता है पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट है कोल रिजर्व्स में, लेकिन व्हाट अबाउट द यूजेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। सोलर पावर, विंड पावर, टिडमल, बायोमास, इनके थ्रू जो है पाकिस्तान अपने इरीगेशन सिस्टम को इन्हांस कर सकता है। उसके बाद मैंने लिखा सोसाइटल एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अब एक दयामीर भाषा डैम, एक काला बाग डैम जो था वो भी इस्टेब्लिश हुआ था, बट उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिर्फ अकेला जो है वो सी पैक इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि सी पैक का बेसिक पर्पस इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो हमें मज़ीद प्रोजेक्ट्स लाने की ज़रूरत है, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने की ज़रूरत है जिससे हमारी इंपोर्ट्स कम हो और इंपोर्ट्स ज़्यादा हों। एग्रीकल्चर वाज द स्ट्रेंथ। पाकिस्तान का अप टू 60% जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करता है। एग्रीकल्चर वाज द स्ट्रेंथ, बट व्हाट अबाउट नाउ, तो आप इस चीज़ को प्रूव करोगे एंड फाइनली आप जो है वो कंक्लूजन दोगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम एंड अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मैसेज। अब हमें एग्जामिनर ने ही बता दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। किसी भी इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इसकी पिलर है, बेसिक पिलर है, उसके ऊपर ही इकोनॉमी जो है वो स्टैंड करती है, ठीक है। लेकिन हमें जो है वो रुकावटों को एलैबोरेट करना है जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर आ रही हैं, राइट। आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पाकिस्तान की पोस्ट इंडिपेंडेंस का आएगा। पाकिस्तान, आपके पास एक बहुत ही बड़ा एज है कि आप जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है वहाँ पे कोई ना कोई हिंट आपको दिया होगा। क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। अब आप जो हो, अगर आप इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हो, दैट विल बी द एज फॉर यू, ठीक है। आपको, क्योंकि उसने मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम की बात की, तो आप उस सिस्टम को लिंक आउट कर सकते हो अपने सिस्टम के साथ। और हमारे सिस्टम में जो भी जो है वो आई हैं, हिंड्रेंस आई हैं, आप उनको जो है वो इलेबोरेट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि हमारे सोशल अलाइंसेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे जो है वो सुपर पावर के साथ हमारा, अगर हमारा कॉन्टेक्ट सही रहा भी है तो उन्होंने हमें जो है वो फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। उनकी बहुत सी स्टेटमेंट्स जो है वो कंट्रोवर्सीज पे है। अगर पाकिस्तान के केस की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सी पैक की आप बहुत ज़्यादा इसमें बड़ी एग्जांपल दे सकते हो कि सी पैक जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा जो है वो कदम है टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। बट ओनली सी पैक जो है वो इस चीज़ को कवर नहीं कर सकता। पाकिस्तान को और भी चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस 2, 3, 4 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और इन 3 क्वेश्चंस में मुझे कोई जो है वो डिफ़िकल्ट मुझे कोई बात नहीं लगी, ठीक है। कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हमने ना पढ़ी हो। मैंने अपने सेशन में अभी तक आप लोगों को जो कुछ भी करवाया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि सीन आई है, ठीक है। हमने फॉरेन पॉलिसी का जो मेन इंडिकेटर पढ़ा, हमने उसमें सब इंडिकेटर्स पढ़े, रिलेशंस पढ़े। उसके बाद हमने इकोनॉमी का जो मेन इंडिकेटर पढ़ा, उसमें हमने उसके सब इंडिकेटर्स पढ़े। पाकिस्तान का रोल इन द रीजन जो हमने थर्ड अपना मेन चैप्टर जो बाब है उसे स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने हर चीज़ जो है वो कवर कर ली है। तो वो जो 3 बेसिक इंडिकेटर्स हैं, हमने 3 सालों के पेपर का एनालिसिस किया है और उन 3 सालों के पेपर के एनालिसिस में उन तीनों जो बेसिक मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाब करवाए हैं, उनमें से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आया हो जो कि आपने ना किया हो, ठीक है, या जो आपको अनसीन आया हो। एक हो सकता है प्री पार्टीशन, क्योंकि मेरे सेशन में इंक्लूड नहीं था, तो हाँ वो हो सकता है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको जो है वो डिटेल बता दी। नाउ वी वुड लुक एट अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब वो कह रहा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो एवोल्यूशन है वो पाकिस्तान के लिए डिलेमा क्यों रहा है। 7 डिकेड्स गुजर चुकी हैं, 7 दिहाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी जो है वो अपनी रूट्स तक नहीं पहुंच सकी। अब देखिए, पाकिस्तान जब बिल्ड हुआ था ना, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था कायद अज़म की डेथ। अगर कायद अज़म 5 से 6 साल और जी जाते तो जो उन्होंने इन 2 सालों में पाकिस्तान के लिए काम किए थे ना, आई थिंक दैट वुड बी मोर एक्सपैंडेड। तो ये तो पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा जो है वो लॉस हो गया। पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनली कोई सपोर्ट नहीं थी, पाकिस्तान के लिए ये भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनली जब इंडिया को हर एक सपोर्ट है, पाकिस्तान ने क्योंकि इनकार किया था बहुत सी चीज़ों में, पाकिस्तान ने कहा हम अब सॉवरन स्टेट हैं तो हम अब जो है वो आप लोगों का कोई भी काम या कोई भी बात नहीं मान सकते। तो वहाँ पर जो है वो बेसिकली
प्रॉब्लम आई थी और तब पाकिस्तान को जो है बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ा था। तो दैट मीन्स पाकिस्तान के अंदर जो डिक्टेटरशिप और मिलिट्री रूल्स हैं जो हर मतलब आते हैं मिलिट्री के लोग और वो आके मुँह उठा के जो है वो मार्शल लॉ लगा जाते हैं। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का लैक बनी थी। तो हम यहाँ पर उसी चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पोस्ट पार्टीशन चैलेंजेस बयान करेंगे, कायद की डेथ बयान करेंगे, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट इल्यूजन, ठीक है, एक ऐसा इल्यूजन जो कि पाकिस्तान के लिए बैड लगता। टेररिज्म एंड क्राइम की बात करेंगे, कायद की डेथ और लीडरशिप कॉम्प्लेक्स, फ्रैक्शनलाइजेशन। अच्छा, फ्रैक्शनलाइजेशन क्या है कि मुस्लिम लीग जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में बट गई थी, ठीक है, फ्रैक्शन हो गई थी, पोलराइज्ड हो गई थी। तो वहाँ से भी जब लियाकत अली ख़ान को जो है वो उनका मर्डर हुआ और वहाँ से जो है वो बेसिकली सारी फ्रैक्शनलाइजेशन हुई, लैक ऑफ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब आप ये हिसाब लगाओ कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो इतनी देर के बाद बना। मार्शल लॉस मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसमेंट थी किसकी, आर्मी की। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की जो है वो इन्हांस नहीं थी। एनिमीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशन, पाकिस्तान को थ्रेट बहुत ज़्यादा थी। वॉर्स इन पाकिस्तान, कश्मीर डिलेमा, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ये मैंने एक जो है वो कोट दी है। उसके बाद टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। अब यहाँ पर हम कुछ बेटर फ्यूचर की बात कर लेते हैं। हम कहेंगे कि 18th अमेंडमेंट को रिवाइज़ करें, एजुकेशन को इन्हांस करें, डेमोक्रेसी जो है, गवर्नेंस जो है, लैक ऑफ जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इन्हांस करें। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल होना चाहिए। उसके बाद हम इसका क्रिटिकल नासिर एंड कंक्लूजन। अब आप लोग देखें कि जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि अनसीन हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ बहुत मज़े का क्वेश्चन है, ठीक है। ज्वाइनिंग द US लेड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हैज़ अ मैनी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रेपरिकॉशंस। अब देखें, हमने US और पाकिस्तान का रिलेशन पढ़ा, हमने हज़ार बार उसमें जो है वो वॉर ऑन टेरर की बात की, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की बात की, पोस्ट 9/11 की बात की। अब ये क्वेश्चन देख के मुझे लगता है कि जो एस्पायरेंट्स जिन्होंने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, जिनको मैंने सिखाया है या पढ़ाया है, आई डोंट थिंक सो कि उनको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन लिखा, वॉर ऑन टेरर लिखी, 9/11 का अटैक लिखा, पाकिस्तान का की रोल लिखा। पाकिस्तान एक मेजर इंडिकेटर है जिसने सबसे पहले जो है वो वॉर ऑन टेरर के ऊपर बात की थी। बुश का एजेंडा लिखा कि बुश ने जो है वो स्ट्रिक्ट रिमैक्स दिए थे। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स में हमने लिखे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, पाकिस्तान को जो है वो US से ग्रांट्स मिले, लोन्स मिले, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की इन्हांस हुई। अफ़गान और पाकिस्तान का रिलेशनशिप, हाँ, अफ़गान और पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं वो वीकर हो गया ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ पाकिस्तान विद US। रशिया के साथ पाकिस्तान का जो है वो जो रिलेशन है वो वीकर हो गया। डाइवर्जेंस इन सोसाइटी जो है वो पोलराइज्ड हो गई, फंड्स एड्स लोन मिले। अब देखिए हर चीज़, हर क्वेश्चन एक दूसरे के साथ लिंकअप कर रहा है। तो एग्जामिनर ने तो हमें इतना अच्छा एज दिया, अगर हम खुद एग्जामिनर बेचारे को अच्छा ना लिख के दिखाएं तो वो तो हमारी गलती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में हम आगे वेव ऑफ टेररिज्म, बहुत बड़ी वेव चली। APS अटैक उसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत खौफ व हरासमेंट, US के बहुत से एजेंडाज थे। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ज़रब अज़ब का जो इन्होंने बलूचिस्तान में स्टार्ट किया, प्रॉक्सी वार स्टार्ट हुई, एक्सट्रीमिज़म, रिलीजियसली इस्लामोफोबिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया। इसको आप करंट सिनेरियो के साथ रिलेट करो एंड फाइनली इसको जो है वो कंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस किए। 5 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत इजी मुझे तो पेपर लगा है ये पढ़ के, और ये मैंने विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी सर्च, जिसे कहते हैं कि बहुत बार बार क्वेश्चन पढ़ना, बार बार पढ़ना। मुझे जब मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ रही थी मुझे पता चल रहा था कि अच्छा यार इसमें ये वाली बात की जा रही है और इसमें ये वाला पॉइंट जो है वो हिट हो रहा है, और वही चीज़ हो रही है। जब बाद में मैंने इसको जो है वो पास्ट पेपर से रियलाइज़ किया तो मैंने कहा कि बहुत सी ऐसी डोमेन्स हैं जो एग्जामिनर ने रिपीट की हुई हैं। 2021 के पेपर में हमने पढ़ा कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अफ़गान को हो रहे हैं, उनकी वजह से अफ़गान तालिबान और US की गवर्नमेंट। 2022 में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिलेशनशिप बताओ, और उसके सिलसिले में पाकिस्तान और US का बताओ जब US निकल गया था अफ़गानिस्तान से। 2023 में हम पढ़ें कि पाकिस्तान और US जो है वो आपस में वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो आपस में मुआहदा कर रहे हैं, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहा है। तो आप खुद सोचें कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा रिपीट हो रही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद हमने जियो स्ट्रैटेजिकल पोजीशन, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया। मैंने मैप के थ्रू जो है वो जियो स्ट्रैटेजिकल पोजीशन को हिट करके उसको इलेबोरेट किया हुआ है अपने सेशन में, अपने लेक्चर में। एस्पायरेंट्स आपको याद होगा कि हमने प्रॉपर मैप जो है वो उसके थ्रू बनाया। हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ को देखते हुए हमने पाकिस्तान की जो रीजनल पाकिस्तान की अपरेटस है पाकिस्तान का, उसको भी हमने देखा। ठीक है, आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हो। इंट्रोडक्शन लिखा, ब्लेसिंग फॉर साउथ एशिया, नेम्ड पाकिस्तान। ठीक है, हमने ये कहा, हमने इसको हर लिहाज से देखा। अभी तो मैंने इसके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी, लेकिन आप लिखोगे ईस्ट पे इंडिया, वेस्ट पे अफ़गानिस्तान, नॉर्थ पे चाइना, साउथ पे अरेबियन सी इंडियन ओशन, और ये किस तरह से पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिकल पोजीशन के लिए बेनिफिशियल है। और ये चीज़ जो है ये आप थ्रू मैप के रिप्रेजेंट करो तो फिर तो वेल एंड गुड है ना, फिर तो एग्ज़ामिनर खुश हो जाएगा आपके पेपर देके। फिर एग्ज़ामिनर कहेगा सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। उसके बाद हम चैलेंजेस की बात करें तो इस्लामोफोबिया है, रॉ और इंडिया एजेंडा, टेररिज्म, तालिबान, ये सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन है वो था कि लास्ट वाला था यूथ बल्ज, पाकिस्तान जो है वो उन्होंने बताया था कि 5th लार्जेस्ट है यूथ बल्ज के इंटरफेरेंस में, और यूथ जो है वो किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट रख सकती है। अब जिन्होंने मेरा सेशन लिया उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इकॉनमी के चैप्टर में जब पाकिस्तान के लिहाज से हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया था तो हमने यूथ का एक बहुत बड़ा पॉइंट पढ़ा। हमने कहा कि यूथ जो है उसको एजुकेशनल जो है वो स्किल दो, आप एजुकेशनल स्किल दो। उसके बाद आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट करो। यूथ को आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भेजो, वहाँ से वो रेमिटेंसेस आपकी इकॉनमी में भेजेगी और वहाँ से जो है वो आपकी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अब ये देखें, ये अगर क्वेश्चन आ गया है एंड आई हैड नो एनी आइडिया कि 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया, तो मैंने अभी एनालिसिस किया है तो मुझे पता चला एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी कि मैंने अपने सेशन में भी जो है वो इन डेप्थ इकोनॉमी का चैप्टर जो पढ़ाया है उसके जॉर्गन्स करवाए हैं। तो बेसिकली वो एस्पायरेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेक्चर नंबर 13 था, इसमें हमने 3 इयर्स के पेपर के एनालिसिस किए। ये मैंने कल जो है वो आप लोगों के साथ किया था, और ये मैं फ़ाइल एक अच्छी सी फ़ाइल बना के तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। आप लोग इसको जो है वो कर लीजिएगा, पिक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा ये बेनिफिशियल होगा। अच्छा गाइज़, ऐसे का सेशन अगेन बता दूँ 2 दिसंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन बस अपने इख्तितामी मराहल में है, क्विज़ लेना है मुझे, और होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं लेसर टाइम में आप लोगों के साथ जो है वो मैक्सिमम शेयर कर सकूं। अब ये फ़ाइल जो है ये आप लोगों ने अगर रिसीव करनी है तो दैट मीन्स कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर ली जाएगी। मोर ओवर जो है एस्पायरेंट्स में अब इंशाल्लाह जेंडर स्टडीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप एक वीक में जो है वो जेंडर स्टडी को किस तरह से कवर करो, और एक वीक में ईज़िली जो है वो जेंडर स्टडी कवर हो जाती है। तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया करें, शेयर, सब्सक्राइब। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।